हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट के बारे में बता दिया था। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस के हेल्प से हम लोग मेंडल लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें ध्यान से, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल published his work on inheritance of characters in 1865। मेंडल ने जो भी 7 ईयर तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसे उन्होंने 1865 में पब्लिश कराया था। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन बहुत सारे रीजन्स होने की वजह से लोगों का उन पर ध्यान जो है 1900 तक नहीं गया। ठीक है, 1900 में कुछ साइंटिस्ट आए अलग अलग कंट्री के, उन्होंने मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट पर फिर से ध्यान देना स्टार्ट किया। लेकिन 1900 से पहले इस पर किसी देश के साइंटिस्ट ने विचार नहीं किया था। इसके कई रीजन हैं, तो सबसे पहले हम इन रीजन के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865 बट फॉर सेवरल रीजन्स इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। ठीक है, तो मेंडल ने अपने वर्क को, जो भी उन्होंने वर्क किया था इनहेरिटेंस से रिलेटेड, उसको उन्होंने 1865 में पब्लिश कराया। लेकिन कई रीजन की वजह से उन पर लोगों का ध्यान 1900 तक नहीं गया। क्या क्या रीजन है? फर्स्टली, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। पहला रीजन जो बताया गया है कि जब मेंडल ने 1865 में पब्लिश किया था अपने एक्सपेरिमेंट को, तो उस टाइम में कम्युनिकेशंस आसान नहीं थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना, आज जैसा कम्युनिकेशन है उस तरह का कम्युनिकेशन उस टाइम में नहीं था, इसलिए बहुत लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो फर्स्टली, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज इट इज नाउ इन दीज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज कम्युनिकेशन है, उस टाइम में इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए जो है उसको बहुत जगहों पर पब्लिश नहीं कराया जा सका, इसलिए लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। दूसरा जो रीजन है, सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन। उनका जो कंसेप्ट था जीन के संबंध में, अगर उनके भाषा में कहा जाए तो फैक्टर कहेंगे। उन्होंने जीन टर्म तो यूज नहीं किया था, काफ़ी समय बाद जो है फैक्टर के लिए जीन टर्म यूज हुआ। ठीक है, उन्होंने जिस टर्म का यूज किया था उसे फैक्टर कहा जाता है। तो दूसरा जो रीजन था, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन फैक्टर इन मेंडल वर्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ठीक है, उन्होंने जो दूसरी बात कही थी कंसेप्ट ऑफ जीन के बारे में, अगर उनके शब्दों में कहें तो फैक्टर के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि फैक्टर जो होते हैं वे स्टेबल हैं और डिस्क्रीट यूनिट के रूप में हैं, दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ठीक है, वे ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। और एलील के जो पेयर्स हैं वे आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे जब वो एक्सपेरिमेंट अपना किए टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट पे, तो उन्होंने देखा सारे प्लांट जो है टाल ही हुए फर्स्ट जनरेशन में, और सेकेंड जनरेशन में टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट हुए। टाल प्लांट एकदम अपने पेरेंट के हाइट का था और ड्वार्फ प्लांट भी अपने पेरेंट के हाइट का था। कोई मिड में, इनके बीच में कोई हाइट नहीं आई।
इसका मतलब किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं हुई। सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन आर फैक्टर इन मेंडल वर्ड, ठीक है। दूसरा उनका जो कंसेप्ट था फैक्टर के रूप में, जिसे आज हम जीन कहते हैं, एज स्टेबल, उन्होंने इसे स्टेबल कहा, एंड डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है, और इसे डिस्क्रीट यूनिट के रूप में कहा, दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ट्रेट को एक्सप्रेस करने में कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के द्वारा, फैक्टर के द्वारा ही ट्रेट कंट्रोल होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। was not accepted by his contemporary as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature, ठीक है। उस टाइम के जो भी उनके नज़दीकी थे, समकालीन जो साइंटिस्ट थे, वे इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करे। मेंडल ने जो बातें कही कि ये जो एलील्स हैं, पेयर ऑफ एलील्स हैं, इनमें किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है, ये जो बातें हैं उस टाइम के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि नेचर में कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिखाई देते थे। नेचर में ऊपरी तौर पर वेरिएशन जो हैं दिख रहे थे, अपेरेंटली कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, नेचर में देखा जाए तो वेरिएशन दिख रहे थे। लेकिन मेंडल ने कहा कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, इसलिए उस टाइम के लोगों के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तीसरा जो रीजन था, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। मेंडल ने बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझाने के लिए बायो में मैथमेटिक्स का यूज किया था। was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time, ठीक है। वह एकदम अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि एकदम नया था, बायो में मैथ का यूज हुआ था, तो उस टाइम के बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया। तो मेंडल ने 1856 में अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश तो किया था, लेकिन कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों कम्युनिकेशन की सुविधाएं अच्छी नहीं थीं जिससे कार्य का प्रचार मिल पाता। दूसरे, उन्होंने जीन, मेंडल के रूप में कहा जाए तो फैक्टर के लिए ये जो कंसेप्ट दिया था कि वे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, अस्थाई होते हैं, डिस्क्रीट इकाइयों के रूप में होते हैं, इनका जो ब्लेंडिंग नहीं होता है, ठीक है, ऐसा अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं होते हैं, मेंडल के जो समकक्ष साइंटिस्ट थे उनको यह चीज रास नहीं आ रहा था, वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों को नेचर में डाइवर्सिटी सतत रूप से दिख रही थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर उस टाइम में दिख रहा था। तीसरे, उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे, मेंडल का जो स्पष्टीकरण था, एक्सप्लेनेशन था, उसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का रास्ता चुना था जो बिल्कुल नया था, और कई बायोलॉजिस्ट जो थे इसको अनएक्सेप्टेबल कर दिए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। फाइनली, अंततः दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर, that is gene, were discrete unit, he could not provide any physical proof. अंततः मेंडल ने अपने वर्क के दौरान फैक्टर के बारे में जो बात कही थी, जीन के बारे में जो बात कही थी कि वे डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, इसका उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर आर से व्हाट दे वेयर मेड ऑफ, फैक्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में या फिर यह फैक्टर किससे बने होते हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई सूचना, उसके बारे में किसी बात की व्याख्या नहीं कर पाए।
ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को ज्यादा लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह प्रदर्शित करता है कि जीन जो हैं, फैक्टर जो हैं, वे डिस्क्रीट इकाइयां होती हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, न यह बता सकें कि यह किस पदार्थ से बना होता है। ठीक है, से व्हाट दे वेयर मेड ऑफ, इस बारे में भी वह नहीं बता पाए। तो ये सब रीजंस थे जिनकी वजह से इनको पब्लिसिटी 1900 तक नहीं मिल पाई। अब 1900 में देखें, इन 1900 3 साइंटिस्ट, ठीक है, इन 1900 3 साइंटिस्ट डी वेरीज, कोरेंस एंड वान शेरमार्क independently rediscover Mendel result on the inheritance of character। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग देशों के साइंटिस्ट जो हैं इंडिपेंडेंटली रूप से, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, स्वतंत्र रूप से मेंडल के रूल को वेरीफाई कर रहे हैं, उनके रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। तो 1900 में 3 वैज्ञानिक डी वरीज, कोरेंस, वान शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली रूप से, ठीक है, कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस संबंधी जो मेंडल के रिजल्ट थे उनको पुनः रीडिस्कवर किया। ठीक है, इन 1900 3 साइंटिस्ट डी वरीज, कोरेंस, वान शेरमार्क independently rediscover Mendel result on the inheritance of character. Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। ठीक है, अब उस टाइम के समय माइक्रोस्कोपी जो था वह भी डेवलप हो चुका था, एडवांस लेवल में आ चुका था, और साइंटिस्ट आसानी से सेल डिवीजन को देख सकते थे। 1900 में सेल डिवीजन को सावधानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता था, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप जो है डेवलप हो चुके थे, आ चुके थे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, इस टाइम में माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो चुके थे, डेवलप हो चुके थे माइक्रोस्कोप, that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। माइक्रोस्कोप के हेल्प से साइंटिस्ट जो है आसानी से, सावधानी पूर्वक जो है सेल डिवीजन को देख सकते थे। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। ठीक है, माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया कि जो हर सेल डिवीजन के पहले, ठीक है, डबल होकर डिवाइड होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि सेल डिवीजन में, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम में न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है, कुछ चीज है जो डबल होता है और सेल डिवीजन के पहले डिवाइड हो जाता है। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। माइक्रोस्कोप्स की मदद से यह उन्हें पता करने में मदद मिली कि न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है दैट अपीयर डबल, ठीक है, जो डबल अपीयर होता है, डबल हो जाता है, एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, और प्रत्येक सेल डिवीजन के पहले डिवाइड होता है। These were called क्रोमोसोम। ठीक है, इसको उन्होंने क्रोमोसोम कहा। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या कहा, इसका नाम क्या रखा गया उस टाइम में, क्रोमोसोम कहा गया। ठीक है, These were called क्रोमोसोम, colored body as they were visualized by staining। इसका नाम क्रोमोसोम इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक, जब इसको स्टैनिंग किया जाता था, कलर दिया जाता था, तो ये कलर हो जाता था, कलर्ड बॉडी।
जब कलर हो जाता था तो इसको आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते थे। तो कलर्ड बॉडी एज दे वेयर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, इसको स्टेनिंग के द्वारा कलर करके हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और इसे क्रोमोसोम कहें। ठीक। बाई 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। तो आप देख रहे हैं कि 1902 में मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के मूवमेंट का ज्ञान हो चुका था। मियोसिस के टाइम में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, इसके बारे में 1902 में जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया कि मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हें 1865 में पब्लिश किया गया था, लेकिन कई कारणों से यह 1900 तक अज्ञात ही रहा। फर्स्टली जो रीजन बताया गया आपको कि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो आज की तरह से नहीं था, क्योंकि उसको प्रचार किया जा सके, लोगों को बताया जा सके। दूसरा, उन्होंने जो जीन, मेंडल के शब्द में कहें तो फैक्टर के लिए जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, यह एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होता है, ठीक है, और इसकी ब्लेंडिंग नहीं होती है। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और थर्ड जो बातें थी, उन्होंने बायो में मैथमेटिक्स जो यूज किया था, उस टाइम के साइंटिस्ट को यह अस्वीकार्य था। ठीक है, तो फाइनली जो है, भले ही मेंडल का कार्य यह बताता है कि फैक्टर जो है, जीन जो है डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, फिर भी वह इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे सके, और यह भी नहीं बता पाए कि यह किस पदार्थ से बना हुआ है। से व्हाट दे वेयर मेड ऑफ, यह भी नहीं बता पाए। इन 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, डीब्रिज, कोरेंस, वान सरमार्क, जो इंडिपेंडेंटली रूप से रीडिस्कवर करते हैं मेंडल रिजल्ट को। एक दूसरे से निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, ये अलग अलग कंट्री के हैं। और हुगो डीब्रिज जो हैं वे हाईलैंड के हैं, ये अपना इवनिंग प्रिमरोज पे वर्क कर रहे हैं। कार्ल कोलेंस जर्मनी के हैं, जो उन्होंने मेज पर वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद जो सॉर्मक हैं, वान सरमैक, ये ऑस्ट्रिया के हैं, जहाँ के मेंडल थे। ठीक है, ये भी डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो यह इंडिपेंडेंटली रूप से अपने ठीक है वर्क कर रहे थे, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया। ठीक है, आल्सो बाई दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी दैट वे आर टॉकिंग प्लेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उस टाइम में माइक्रोस्कोप भी एडवांस लेवल पे आ चुका था, माइक्रोस्कोप भी आ चुका था, जिससे देखा जा सकता था माइक्रो पार्टिकल्स को, छोटे छोटे चीजों को, एक्टिविटी को। साइंटिस्ट वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। अब साइंटिस्ट जो है सेल डिवीजन को आसानी से देख सकते थे, हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के ठीक पहले डबल हो जाता है। दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोसोम। उस टाइम के लोग इसे क्रोमोसोम कहे। कलर्ड बॉडी एज दे वेयर विजुलाइज्ड बाय स्टेनिंग। ठीक है, यह एक कलर्ड बॉडी है जो स्टेनिंग के द्वारा दिखाई देती है, कलर करने के बाद यह दिखाई देती है। बाई 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। तो 1902 में मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम में मूवमेंट होता है, यह ज्ञान हो चुका था, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम में मूवमेंट होता है। वाल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी नोटेड दैट। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं, वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी। इन्होंने नोट किया कि
द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज क्रोमोजोम मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने यह ध्यान दिया कि जो क्रोमोजोम का बिहेवियर है वह ठीक जीन के बिहेवियर के पैरेलल है। ठीक है, वाल्टर सटन ने देखा कि क्रोमोजोम का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो जीन जैसा ही है। वाल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोजोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ। ठीक है, और उन्होंने क्रोमोजोम मूवमेंट के हेल्प से मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो वाल्टर सटन ने देखा कि ठीक है, हाँ, क्रोमोजोम का जो बिहेवियर है वह जीन के फैक्टर के बिहेवियर जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के रूल्स को क्रोमोजोम के मूवमेंट के द्वारा समझाया। टेबल 4.3। ठीक है, टेबल 4.3 देखते हैं। यह जो टेबल 4.3 आपने पढ़ा था, कहाँ हो गया? यह टेबल फिगर 4.3 की बात हो रही है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिगर 4.8, फिगर नंबर 4.8 को देखते हैं। कहाँ गया? 4.7, हाँ, यह 4.8 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इसके हेल्प से आपको मेंडल के रूल को समझाया जा रहा है। ध्यान से देखें इस फिगर में, यह आपका फिगर 4.8 है। मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ईच सेल विथ 4 क्रोमोसोम। ठीक है, मियोसिस के थ्रू जर्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मियोसिस के थ्रू यहां पे जर्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस के थ्रू। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल आर फॉर्म? क्या आप देख सकते हैं कि कैसे एक क्रोमोसोम बनते हैं और जर्म सेल बनने के दौरान कैसे यह सेग्रीगेट होते हैं, विभाजित होते हैं। तो फिगर को आप समझे ध्यान से। सबसे पहले आप देख रहे हैं जीवन फेज। जीवन फेज के बारे में आप जानते हैं कि जीवन फेज ऑफ सेल डिवीजन, द सेल ग्रो, सिंथेसाइज प्रोटीन, mRNA एंड परहैप्स DNA रेप्लिकेशन। जीवन फेज में जो भी डिवीजन के लिए जरूरी चीजें होती हैं सेल डिवीजन के दौरान, वे सब ग्रो होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन, mRNA, DNA रेप्लिकेशन होता है। यह सारी चीजें जीवन फेज में होती हैं। यहां आप देख रहे हैं कि यहां पे डबल हो जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं डबल हो रहे हैं G2 फेज में। G2 फेज या फिर हम सेकेंड गैप फेज कह सकते हैं इन सेल डिवीजन, इन अ पीरियड ऑफ ग्रो एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। यह ग्रोथ पीरियड है, यहां पर माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होता है। ड्यूरिंग G2 फेज की अगर बात की जाए, द सेल कंटिन्यू टू ग्रो, synthesizes protein and organelle and ensure all DNA has been properly replicated and undamaged before preceding to the M phase mitosis। ठीक है, तो यहां पे एकदम तैयार हो जाएंगे डिवीजन होने के लिए। आप देख रहे हैं क्रोमोसोम जो है जोड़े बना लिए हैं। ठीक, बाइवेलेंट क्रोमोसोम यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट एनाफेज स्टेज में,
अब यहाँ पे डिवीजन होने के लिए आपस में अलग अलग पोल पे जाने के लिए खींचे जा रहे हैं, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में आप देख रहे हैं कि यह अलग हो गए हैं, यह दोनों क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं। मियोसिस सेकेंड के में अब सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो जाएगी, यह एक एक धागे जो हैं यह भी अलग हो जाएंगे, जर्म सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मियोसिस के दौरान जो है यह अलग हो जाते हैं। तो मियोसिस ऑफ जर्म सेल फॉर्मेशन इन सेल विथ 4 क्रोमोसोम, ठीक है। तो वहां पे आप देख रहे हैं कि 4 क्रोमोसोम से जर्म सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जर्म सेल के बारे में आप जानते हैं, अ सेल दैट डेवलप टू ए रिप्रोडक्टिव सेल विच इज एन एग इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल, ठीक है। ये जर्म सेल कहलाते हैं। फीमेल में कहें एग की बात और मेल में कहें स्पर्म, ये जर्म सेल हैं। जर्म सेल के फॉर्मेशन के दौरान आप देख रहे हैं सेग्रीगेशन हो रहा है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं और इस तरह से जर्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। यह आपने देखा फिगर में। तो रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान आपने क्रोमोसोम के जो बिहेवियर के बारे में पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। माइटोसिस के दौरान जो है क्रोमोसोम जो है डबल हो जाते हैं, एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस के दौरान जो है क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन, आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है माइटोसिस के टाइम में, तो माइटोसिस के टाइम में वे इक्वेशनल डिवीजन करते हैं, समान रूप से जो है डिवीजन करते हैं, ठीक है। समान डिवीजन करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता है माइटोसिस के दौरान, लेकिन मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन होता है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम के साथ साथ जो जीन की बात हो रही है वे दोनों पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं और जीन भी जोड़े में होते हैं, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और जीन भी पेयर में होते हैं। द टू एलील ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलागस साइड ऑन अ होमोलागस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि होमोलागस क्रोमोसोम और के होमोलागस साइट पे 2 एलील जो जीन पेयर के हैं उपस्थित होते हैं, ठीक है। जीन के समान ही क्रोमोसोम भी पेयर के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक अलील के दोनों जीन होमोलागस क्रोमोसोम के होमोलागस स्थान पे उपस्थित रहते हैं। एक अलील के जो दोनों जीन हैं वह होमोलागस क्रोमोसोम के होमोलागस साइट पे स्थित होते हैं। द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर के जो दोनों एलील हैं आर लोकेटेड ऑन होमोलागस साइट ऑन होमोलागस क्रोमोसोम, ठीक है। वे होमोलागस क्रोमोसोम के होमोलागस साइट पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। अर्थात एक अलील के दोनों जीन जो हैं वह होमोलागस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र के होमोलागस साइट समजात स्थान पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में कंपैरिजन किया गया है, देखें ध्यान से। अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर के बारे में यहां पे तुलना किया गया है। टेबल नंबर 4.3 देखें ध्यान से। अकर इन पेयर,
टेबल नंबर ए में कहा जा रहा है अकर इन पेयर, और टेबल नंबर बी में कहा जा रहा है अकर इन पेयर। ठीक है, मतलब जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं। चाहे क्रोमोसोम की बात की जाए, चाहे जीन की बात की जाए, दोनों के लिए यह बात सही है। क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं और जीन भी पेयर में होते हैं। ठीक। थर्ड, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। ठीक है, सेग्रीगेट गैमीट फॉर्मेशन के दौरान यह इस तरह से अलग होते हैं कि केवल एक पेयर ही एक गैमीट में जाता है। ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड गैमीट। पेयर का केवल एक हिस्सा ही गैमीट में जाता है। ठीक है, सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। ठीक है, जोड़ों में से केवल एक ही जो है गैमीट में जाता है। इसमें कहा जा रहा है टेबल बी में, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। ठीक है, वही बात इसमें भी कही जा रही है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। ठीक है, हर पेयर का एक हिस्सा जो है गैमीट में ट्रांसफर होता है। सेग्रीगेट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, जोड़े में से केवल एक इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट, गैमीट में जाता है। ठीक है, यह दोनों बातें जो हैं जीन के लिए भी सही हैं और क्रोमोसोम के लिए भी सही हैं। अब थर्ड जो बातें कही गई हैं, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो जो इंडिपेंडेंट पेयर हैं वे इंडिपेंडेंट रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। इसमें कहा जा रहा है कि एक पेयर जो है वह दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट रूप से अलग होता है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ईच अदर। ठीक है, यहां पर बातें जो हैं थोड़ी समझने वाली है। कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए आर बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। ए और बी में कौन सा कॉलम क्रोमोसोम को बता रहा है और कौन कॉलम जीन को बता रहा है, इस बात को आप कैसे डिसाइड किए हैं, इसके बारे में बताइए। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड बातें जो कही गई हैं ये तो दोनों के लिए सत्य है, क्रोमोसोम के लिए भी और जीन के लिए भी। लेकिन थर्ड जो लाइन आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंटली पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। हर पेयर जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से अलग होता है। हर पेयर जो है, जैसे अगर हम वुमेन का ही ले लें क्रोमोसोम का एग्जांपल, तो इसमें 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके 23 पेयर आप क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जब अलग होते हैं तो गैमीट्स में 23 जाते हैं। 23 जो हैं गैमीट्स में जाएंगे तो यह इंडिपेंडेंट रूप से अलग होंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब लोग अलग होंगे और इंडिपेंडेंट रूप से सब लोग अलग होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से इसमें अलगाव होगा। जैसे देखें यहां पर ये फिगर, इसमें क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके 23 तक क्रोमोसोम दिया गया है। यह 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। जब यह अलग होंगे तो अलग एक एक अलग हो जाएंगे। यह अलग हो जाएगा एक एक, इसमें से एक एक अलग होगा, इस तरह से यह अलग होंगे। तो फर्स्ट टेबल जो है मेरे हिसाब से यह क्रोमोसोम का है। फर्स्ट ए जो टेबल है यह क्रोमोसोम की बात कह रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रूप रह के अलग होंगे।
वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, इसमें जो कहा जा रहा है वह एलील की बातें, जीन की बात अगर हम कहें कि वन पेयर कैपिटल टी जो है अलग होगा, तो वह कैपिटल टी अलग होगा, कैपिटल टी अलग होगा। उसी तरह से अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, हाइब्रिड होगा, तो उसमें भी कैपिटल टी अलग होगा और स्मॉल टी अलग होगा। स्मॉल टी होगा तो स्मॉल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग होगा। ठीक है, तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी है तो यह दोनों अलग हो जाएंगे, इधर बगल में स्मॉल टी है तो यह अलग होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इधर अगर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, इधर स्मॉल टी है तो यह स्मॉल टी अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाएंगे, यह एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। यह जो आप बातें देख रहे हैं बी टेबल में, यह जीन के लिए कही जा रही हैं, और ए में जो बातें कही जा रही हैं यह क्रोमोसोम के लिए कही जा रही हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यह जीन के लिए भी सत्य है, क्रोमोसोम के लिए भी सत्य है। थर्ड वाले से हमने डिसाइड किया है कि जो ए टेबल में थर्ड जो बातें कही गई हैं वो क्रोमोसोम के लिए कही गई हैं, और बी में जो थर्ड बातें कही गई हैं वो जीन एलील के लिए कही गई हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड एलील। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां पे ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के दौरान द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, मेटाफेज एनाफेज मियोसिस फर्स्ट के दौरान देखें ध्यान से फिगर में, दोनों क्रोमोसोम जो हैं वे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं मियोसिस फर्स्ट एनाफेज के दौरान। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के दौरान द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर न हो रहते हुए वे, ठीक है, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर एलाइन हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम के जो दो पेयर हैं वह मेटाफेज प्लेट पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर आर कैन एलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए आप देखें ध्यान से, कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। लेफ्ट और राइट कॉलम में जो दो क्रोमोसोम हैं वह डिफरेंट कलर के हैं, 4 डिफरेंट कलर। आपको कलर अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, यह कलर दोनों डिफरेंट हैं, नीचे भी दोनों कलर डिफरेंट हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, यह 4 कलर हैं जो कि डिफरेंट कलर हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के दौरान द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। दोनों क्रोमोसोम पेयर जो हैं वे मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंट रूप से इकट्ठा होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। लेफ्ट और राइट कलर में आप देख रहे हैं कि 4 कलर्स में इनको दिखाया गया है, 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इन द लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम में आप इसको देख रहे हैं, और इसमें 2 पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड पॉसिबिलिटी सेकेंड। ठीक है, क्या बताई जा रही है यहां पे, ध्यान से देखें। इन द लेफ्ट कॉलम जिसमें पॉसिबिलिटी फर्स्ट की बात की जा रही है, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटेड टुगेदर।
ऑरेंज और ग्रीन जो आप देख रहे हैं यह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेटेड टुगेदर। देखें यह एक दूसरे से अलग हो गए, ऑरेंज और ग्रीन। और यहां पे येलो और रेड जो हैं एक दूसरे से अलग होंगे। फिर अलग होके यह जर्म सेल बनाएंगे, फिर ये अलग होके जर्म सेल बनाए। इसमें आप देख रहे हैं ऑरेंज के साथ रेड है, येलो के साथ ग्रीन है, यहां चेंज हो गया है। यहां पर ऑरेंज के साथ ग्रीन था, येलो के साथ रेड था। यहां पे आप देख रहे हैं नीचे वाले चेंज हो गए हैं, ऑरेंज के साथ रेड आ गया है, येलो के साथ ग्रीन है। ठीक है, यह भी जो है मियोसिस सेकेंड के दौरान अलग हो रहे हैं। ऑरेंज के साथ रेड जा रहा है, येलो के साथ ग्रीन जा रहा है, और जर्म सेल में सिस्टर क्रोमेटिड भी आपस में अलग हो जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वह इंडिपेंडेंट रूप से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। जो जिसके साथ है वह अपना हिस्सा लेके अलग हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ था, ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ था तो अपने ग्रीन वाले हिस्से को लेकर गया है। येलो वाला रेड वाले के साथ था तो रेड वाले हिस्से को लेकर गया है जर्म सेल में। उसी तरह से पॉसिबिलिटी सेकेंड में ऑरेंज के साथ रेड था, येलो के साथ ग्रीन था, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऑरेंज रेड को लेकर गया है, येलो ग्रीन को लेकर गया है। मतलब इंडिपेंडेंट रूप से क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मेंडल का रूल यहां पे वेरीफाई किया जा रहा है क्रोमोसोम के माध्यम से। तो आपने देखा कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट के दौरान, ठीक है, यह दोनों क्रोमोसोम जो हैं वे मेटाफेज प्लेट पर इंडिपेंडेंट रूप से अलाइन करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इसको समझने के लिए लेफ्ट और राइट कॉलम में क्रोमोसोम को अलग अलग कलर, 4 डिफरेंट कलर से दिखाया गया है। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटेड टुगेदर। यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन जो हैं एक साथ अलग हो रहे हैं, येलो और रेड एक साथ अलग हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी सेकेंड में ऑरेंज और रेड एक साथ अलग हो रहे हैं, येलो और ग्रीन एक साथ अलग हो रहे हैं। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटेड टुगेदर, बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी सेकेंड ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विथ रेड क्रोमोसोम। ऑरेंज क्रोमोसोम जो है रेड क्रोमोसोम के साथ अलग हो रहा है। ठीक है, यह आप पॉसिबिलिटी सेकेंड में देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी फर्स्ट 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। आप देख रहे हैं एक लॉन्ग ऑरेंज है और एक छोटा सा उसके साथ ग्रीन क्रोमोसोम है। एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। सेम पोल पे एक लॉन्ग येलो कलर का है और उसके साथ एक शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है, सेम पोल। और पॉसिबिलिटी सेकेंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले जो हैं छोटे वाले क्रोमोसोम चेंज हो जा रहे हैं। 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट सेम पोल। ठीक है, लेकिन जब ये अलग हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंट रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ऑरेंज के साथ ग्रीन जो था अलग हो गया, येलो के साथ रेड जो था अलग हो गया। मियोसिस सेकेंड एनाफेज में जर्म सेल में भी सिस्टर क्रोमेटिज अलग हो गए। उसी तरह से अगर जो है ऑरेंज के साथ रेड है, येलो के साथ ग्रीन है, तो यह भी इंडिपेंडेंट रूप से अलग हो जा रहे हैं। तो यहां पर मेंडल का सेकेंड लॉ प्रूफ हो रहा है, क्रोमोसोम में भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रूप से अलग हो रहे हैं। सटन एंड बावेरी साइंटिस्ट हैं, सटन और बावेरी, और दैट इसके बारे में वे अपनी बातें रख रहे हैं। सटन और बावेरी, सटन एंड बावेरी अर्ज दैट द पेयरिंग and separation of pair of chromosome would lead to a segregation of a pair of factor they carried.
सटन एंड बावेरी कह रहे हैं कि क्रोमोसोम पेयर का जो जोड़ा बन जाना या उनका अलग हो जाना अपने में ले जाए जा रहे फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। सटन एंड बावेरी अर्ज दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सटन एंड बावेरी कह रहे हैं कि क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हो रही है या फिर क्रोमोसोम का जो सेपरेशन हो रहा है वुड लीड टू, ठीक है, वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। यह जो है फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड, उनके साथ जो पेयर ऑफ फैक्टर जुड़े हुए हैं उनके सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। मतलब क्रोमोसोम के पेयर्स जो अलग हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं उनके साथ फैक्टर भी अलग होंगे और जुड़ेंगे। क्रोमोसोम के जुड़ने की वजह से, अलग होने की वजह से फैक्टर भी अलग होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो सटन और बावेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम पेयर का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। अपने में ले जाए जा रहे फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। यह बातें सटन और बावेरी कह रहे हैं। सटन एंड बावेरी अर्ज दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पेयरिंग होना या क्रोमोसोम का सेपरेशन होना वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड, यह कारण बनेगा, ठीक है, सेग्रीगेशन का। किसके सेग्रीगेशन का? पेयर ऑफ फैक्टर। पेयर ऑफ फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा जो उनके साथ कैरिड हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के साथ जो फैक्टर्स जुड़े हुए हैं उनके सेग्रीगेशन का कारण बनेगा क्रोमोसोम का पेयरिंग होना या क्रोमोसोम का अलग होना। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। सटन ने अपने क्रोमोसोम के संबंध में जो नॉलेज था उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दिया। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने कहा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन ने अपने नॉलेज को, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन नॉलेज को मेंडल प्रिंसिपल के साथ जोड़ करके क्या कहा? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा इस बात को। ठीक है, तो सटन ने क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के ज्ञान को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़कर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तुत किया। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल segregation with Mendelian principle and call it a chromosomal theory of inheritance. ठीक है, following this synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. ठीक है, तो अब इस विचार के विश्लेषण के अनुपालन करने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने, ठीक है, प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया। ठीक है, तो फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलेजियस। थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कॉलेजियस के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किया। लीड टू डिस्कवरी द बेसिस फॉर वेरिएशन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होते हैं उनका बेस तैयार किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों वेरिएशन डेवलप होते हैं
इसके द्वारा उन्होंने बेस स्थापित किया। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के माध्यम से थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कॉलेजियस ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इस बात को प्रूव किया और इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं उनका आधार रखा। लीड टू डिस्कवरी द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं उस डिस्कवरी का इन्होंने बेस रखा, आधार रखा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सटन बावेरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया, अर्ज किया कि क्रोमोसोम पेयर का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के ज्ञान को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़कर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया और इस थियरी के एक्सप्लेन करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो वेरिएशन क्रिएट होता है उसके खोज के आधार की नींव रखी। लीड टू डिस्कवरिंग बेसिस। मॉर्गन वर्क विद द टिनी फ्लाई फ्रूट। मॉर्गन ने अपना वर्क एक छोटे से फ्लाई फ्रूट पे किया, फ्रूट फ्लाई पे किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मेंडल ने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वह फल मक्खी पे किया था, फ्रूट फ्लाई पे किया था, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मॉर्गन वर्क विद द टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फिगर आप देख सकते हैं, यह आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। मॉर्गन ने इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। यह छोटा वाला आप देख रहे हैं फ्रूट फ्लाई जो कि मेल होता है और यह बड़ा वाला जो है वह फीमेल होता है। यह है आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिस पर मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपने बातों को प्रूव किया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को। ठीक है, विच वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को स्टडी करने के लिए उन्होंने सही पाया। ठीक है, इन्होंने लैब में स्टडी करने के लिए इस फ्रूट फ्लाई को सही पाया। दे कुड बी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। इस फ्रूट फ्लाई को वह लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। यह लगभग 2 हफ्ते में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई। और एक सिंगल मेटिंग से, ठीक है, एक सिंगल मेटिंग से विशाल संख्या में प्रोजेनी फ्लाई को उत्पन्न करती है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार मैटिंग होने की वजह से, एक बार सेक्स होने की वजह से बड़ी संख्या में यह प्रोजेनी फ्लाई को उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। द मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके साथ साथ मेल और फीमेल फ्लाई को हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इनके सेक्स को पहचान सकते हैं। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन। इसके साथ साथ इनमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस भी थे। दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, जिनको लो पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किए जो ऐसे स्टडी के लिए उपयुक्त पाई गई। इन्हें लैब में सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जा सकता था। ये अपना पूरा लाइफ साइकिल 2 सप्ताह के में लगभग पूरा कर सकती थी और इनमें सिंगल, ठीक है, सिंगल सेक्स से विशाल संख्या में ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न किया जा सकता था। साथ ही सेक्स में विभेद किया जा सकता था, मेल फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता था
ठीक है, इसके साथ साथ इनमें, ठीक है, हेरिडिटरी वेरिएशन थे जिनको लो पावर माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता था। ठीक है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपने बातों को प्रूव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। आप पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें हमने आपको बताया कि ये जो थियरी है, ठीक है, मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, डाई हाइब्रिड क्लास को कंप्लीट किया, ठीक है, तो वह अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने वर्क को 1865 में पब्लिश किया। लेकिन 1865 में पब्लिश होने की वजह से उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। इस पर ध्यान जो है 1900 में लोगों पर ध्यान गया। क्वेश्चन है कि क्यों नहीं लोगों को ध्यान गया? तो फर्स्टली रीजन बताया गया कि कम्युनिकेशन जो था उस टाइम में आसान नहीं था। उस समय जो आज कम्युनिकेशन आप देखते हैं, सोशल मीडिया जो देखते थे, उस टाइम में ऐसा नहीं संभव था। इसलिए जो है लोगों के द्वारा जो है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कई जगहों पर उसको पब्लिश नहीं कराया जा सका। दूसरा बताया गया कि उन्होंने जो फैक्टर, जो टर्म यूज किया था, और उसे उन्होंने स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट के रूप में कहा था, और वे ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। यह बात जो है उनके कंटेम्परेरीज के द्वारा, समकालीन साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि नेचर में वेरिएशन दिख रहे थे। तीसरा जो रीजन था कि मेंडल जो हैं वे अपनी बातों को मैथमेटिक्स के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे थे, और बायोलॉजी में किसी बात को मैथमेटिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करना एक टोटली न्यू अनएक्सेप्टेबल आइडिया था, जो मेनी साइंटिस्ट के द्वारा, बायोलॉजिस्ट के द्वारा उस टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर जीन वेयर डिस्क्रीट यूनिट। फाइनली अंततः जो मेंडल ने फैक्टर के बारे में बात कही थी कि यह डिस्क्रीट यूनिट होता है, इसमें ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है, उसका उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया, और उस फैक्टर के बारे में वो किससे बना होता है यह भी बातें वे नहीं बता पाए। इसलिए जो है उनके एक्सपेरिमेंट को उस टाइम में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बात आती है 1900 में, तो आप देख रहे हैं कि 3 साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग कंट्री के हैं। ठीक है, कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी के हैं, ये अपने मेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वान सरमाइक जो हैं वे ऑस्ट्रिया के हैं, जहां के मेंडल थे, यह डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे वर्क कर रहे थे। हुगो डे ब्रिज जो कि हाईलैंड के हैं, यह इवनिंग प्रिमरोज पर अलग अलग कर रहे थे। इन्होंने मेंडल को रीडिस्कवर किया। तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश, अलग अलग प्लांट, अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट वाज सेम लाइक मेंडल। इनका जो रिजल्ट था वो ठीक मेंडल के तरह ही था। ठीक है, और उस टाइम में माइक्रोस्कोप भी एडवांस हो चुका था। माइक्रोस्कोप के अंदर लोग सेल डिवीजन को देख सकते थे। ठीक है, उस टाइम में यह पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के पहले डबल हो जाता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा गया, क्योंकि कलर बॉडी थी जिसको स्टैनिंग किया जाता था, कलर कर सकते थे, उसका क्रोमोसोम नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद 1902 की बात है, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। देखा गया कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। ठीक है, यह बातें जो हैं 1902 में पता चल गया था कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम में मूवमेंट का ज्ञान हो चुका था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि साइंटिस्ट हैं वाल्टर सटन, थियोडोर बेवेरी, इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वह ठीक जीन के जैसा है। बिहेवियर ऑफ जीन इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ। क्रोमोसोम मूवमेंट के बेस पे उन्होंने मेंडल लॉ को समझाने की कोशिश किया। ठीक है, उन्होंने यह फिगर दिया जिसमें आप देख रहे हैं कि जीवन फेज में क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं,
डबल होने के बाद G2 फेज में फिर यह आपस में मियोसिस एनाफेज में अलग हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। येलो के साथ रेड है या येलो के साथ रेड चला जा रहा है, ऑरेंज के साथ ग्रीन है या ग्रीन जा, इंडिपेंडेंट रूप से एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग हो गए, येलो के साथ रेड चला गया, ऑरेंज के साथ ग्रीन चला गया। फिर जर्म सेल में आप देख रहे हैं सिस्टर क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंट रूप से अलग हो जा रही है, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। वाल्टर सटन एंड थियोबर्ट नोट दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ। रिकॉल दैट यू हैव स्टडी इन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, तो आप माइटोसिस और मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम जो है सेम डिवीजन करता है, हाफ नहीं होता है, लेकिन मियोसिस के दौरान उनका रिडक्शन डिवीजन होता है। ये बातें आप जान रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर। यह आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम हो चाहे जीन हो, यह जोड़े में रहते हैं। द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो दो एलील होते हैं, जीन पेयर जो होते हैं, वे होमोलॉगस साइट होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं। होमोलॉगस साइट होमोलॉगस क्रोमोसोम पे यह दो पेयर एलील्स के या जीन के होते हैं। फिर आपने देखा डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन के बारे में कंपैरिजन किया गया था, जिसमें आपने देखा था कि जो ए टेबल बना है वह हमारे हिसाब से क्रोमोसोम का है और बी टेबल जो है वो जीन के लिए है। ठीक है, जीन या क्रोमोसोम दोनों की बात की जाए तो पहली बात दोनों के लिए सत्य होता है, अकर इन पेयर अकर इन पेयर। बी वाला जो आप देख रहे हैं सेकेंड पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच द टोटली सच दैट ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। यह सत्य है कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान पेयर्स में एक दूसरे से अलग होते हैं और गैमीट में आधे ही जाते हैं। उसी तरह से यह जीन में भी होता है, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इसमें अलील जो होते हैं कैपिटल टी यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, स्मॉल टी है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर भी एक दूसरे से अलग होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 23 तक अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यह इंडिपेंडेंट रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। उसी तरह से वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, एलिल्स भी एक पेयर जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर है तो यह एक दूसरे से अलग होंगे इंडिपेंडेंट रूप से। ठीक है, फिर आपने देखा कि पॉसिबिलिटी नंबर 1, 2 से समझाया गया इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम को, जिसमें आपने देखा कि एनाफेज के मियोसिस फर्स्ट के दौरान, ठीक है, यह ऑरेंज क्रोमोसोम के साथ जो है ग्रीन छोटा क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, येलो क्रोमोसोम के साथ रेड जुड़ा हुआ है। इसकी दूसरी भी संभावनाएं संभव हैं, ऑरेंज के साथ रेड हो सकता है, येलो के साथ ग्रीन हो सकता है। मियोसिस सेकेंड एनाफेज में जब यह अलग होंगे तो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होंगे, जो जिसके साथ था उसके साथ अलग होगा। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिन जाएंगे तो वह अपने साथ अपने छोटे वाले को भी लेकर अलग हो जाएंगे। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम का हो रहा है। तो ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फॉर द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट के दौरान दोनों क्रोमोसोम जो हैं मेटाफेज प्लेट पर इंडिपेंडेंट रूप से अलाइन होते हैं। द अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर एंड लेफ्ट एंड राइट कॉलम। तो आप देख रहे हैं, इसको समझने के लिए 4 क्रोमोसोम को लेफ्ट और राइट कॉलम में अलग अलग कलर में बताया गया है। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटेड टुगेदर। ऑरेंज और ग्रीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, येलो और रेड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन अलग हो रहे हैं, यहाँ पे ऑरेंज रेड अलग हो रहे हैं। बट द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी सेकेंड ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटेड विथ रेड क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सटन एंड बावेरी अर्ज दैट द पेयरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सटन और बावेरी ने तर्क दिया, प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम पेयर का जो जोड़ा है वो बन जाना या अलग हो जाना अपने में ले जाए जा रहे फैक्टर के सेग्रीगेशन का कारण बनेगा।
Sutton and Boveri urged that the pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factor they carried. ठीक है, उनके साथ जो फैक्टर हैं जो जुड़े हुए हैं उनके सेग्रीगेशन का कारण बनेगा क्रोमोजोम का पेयर होना या क्रोमोजोम का अलग होना. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. सटन ने अपने नॉलेज को क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ करके क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया. Following this system of idea, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. ठीक है, इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया थॉमस हंट मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने, कॉलेजियस ने इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूव किया. इस विचार के विश्लेषण का अनुपालन करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया. ठीक है, और इसके साथ साथ लीड टू द डिस्कवरी द बेसिस फॉर वेरिएशन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस के दौरान, ठीक है, वेरिएशन क्यों होता है उस डिस्कवरी का इन्होंने आधारशिला रखा. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा डिफरेंस क्यों पैदा होता है, इस खोज के लिए उन्होंने बेस तैयार किया. मॉर्गन वर्क विथ द टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. मॉर्गन ने एक टिनी फ्रूट फ्लाई पे अपना वर्क किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, विच वे आर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी. इस तरह की स्टडी करने के लिए जो बहुत उपयुक्त पाई गई थी. ठीक है, क्यों पाई गई थी? दे कुड ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी. इसको सिंथेटिक माध्यम में आसानी से उगाया जा सकता था, ग्रो कराया जा सकता. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इज अबाउट 2 वीक. ये अपने लाइफ साइकिल को 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेती है. एंड सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी. एक सिंगल मीटिंग से बहुत सारी संतानों को उत्पन्न करती है. आल्सो देयर क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस द मेल एंड फीमेल फ्लाई इजिली डिस्टिंग्विशेबल. और आसानी से मेल और फीमेल के को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप. इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन आते हैं जिनको हम आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपका क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे द प्राइमरी एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट इज लिंकेज. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट जो मेंडल ने दिया था, ठीक है, उसके एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो द प्राइमरी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट इज कॉल्ड लिंकेज. तो हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.